नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में उत्तराखंड के गठन के रजत जयंती समारोह में हुए शामिल। 8,140 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। कहा, उत्तराखंड में दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनने की क्षमता। बिहार विधानसभा के लिए दूसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त। मंगलवार को 122 सीटों के लिए होगा मतदान। 14 नवंबर को मतों की होगी गिनती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंगोला में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति मुर्मू की अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। कृषि, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। एसआईआर की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों में खलबली। भाग रहे हैं बांग्लादेश। राज्य के कई इलाकों में से बड़ी मात्रा में हथियार और बम बरामद। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। तीनों आतंकी देश में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की रच रहे थे साजिश। उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को अगले 25 वर्ष के लक्ष्य को केंद्र में रखकर काम करना होगा। पर्यटन, स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने और आपदा प्रबंधन को और भी प्रभावी बनाए जाने पर प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया। देहरादून स्थित ऐतिहासिक वन अनुसंधान संस्थान FRI प्रधानमंत्री के स्वागत में स्थानीय लोगों का अभूतपूर्व उत्साह। पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल की गूंज। मौका रहा उत्तराखंड राज्य गठन का 25वां वर्ष यानी रजत जयंती समारोह। बीते 25 वर्षों में राज्य की गति और प्रगति दिखाती एक प्रदर्शनी का उद्घाटन। उसके बाद एक स्मारक डाक टिकट और कॉफी टेबल पुस्तक का भी प्रधानमंत्री ने अनावरण किया। उन्होंने राज्य गठन के लिए हुए संघर्ष और आंदोलनकारियों को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के वक्त बजट 4,000 करोड़ रुपए का था, जो आज बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। ये प्रगति दिखाता है। ऐसे में भविष्य के लक्ष्य भी राज्य को तय कर आगे बढ़ना होगा। जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें ये पता होगा हमारा लक्ष्य क्या है, तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। प्रधानमंत्री ने 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजना पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन के साथ साथ तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी व कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास में तेजी के साथ काम कर रही है। राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल को अपनाए जाने, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ाने के उपाय अपनाए जाने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से नवाचार को लेकर जानकारी भी हासिल की। तो ये जब से प्रधानमंत्री आए तो ठीक ही है। उनकी वजह से तो ऐसा है कि महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ गई है। हमारे काम में, रोजगार में भी आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बायरैक, ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हम स्टार्टअप्स की ग्रोथ को छोटे कमरे से बड़े जाने तक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो उत्तराखंड में हमें ये सब मिला है तो हम बस बहुत धन्य हैं कि हमको गवर्नमेंट एक्चुअली ग्राउंड पे ये सपोर्ट दे रही है। राज्य विकास को लेकर उत्तराखंड वासियों को प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य के विकास में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ने हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। इको टूरिज्म, विंटर टूरिज्म, डेस्टिनेशन वेडिंग, वेलनेस जैसे नए उभर रहे अवसरों के लिए राज्य को तैयार रहने के लिए तो तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पर अंगोला से, जहाँ की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और इस वक्त एक MOU भी वहाँ पर साइन हो रहा है, उस पर दस्तखत किए जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और तमाम क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। कृषि, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में दोनों देशों ने सहयोग पर चर्चा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने वक्तव्य में कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के अनुभवों से सीखना चाहिए। यकीनन ये बेहद ऐतिहासिक यात्रा है। अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता ये दर्शाती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी देश अंगोला की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं। उनका भव्य स्वागत हुआ वहां पर। द्विपक्षीय वार्ता हुई दोनों देशों के बीच और यहां पर MOUs पर भी साइन हुए हैं। भारत और अंगोला के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश मिलकर काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अंगोला की यात्रा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यकीनन बेहद ऐतिहासिक है। ग्लोबल साउथ की बात करें, वैश्विक दक्षिण की बात करें, तो उस लिहाज से जो भारत का फोकस है, जो भारत की प्रतिबद्धता है ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मुखर करने की, उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये यात्रा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं बागवानी, नवाचार, स्वयं सहायता समूहों, एडवेंचर स्पोर्ट्स, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े व्यवसायियों और स्थानीय लोगों से संवाद किया। ये मौका था उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह का, जिसमें शिरकत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री से बात करने पर इन लोगों ने भी अपनी खुशी जाहिर की। देखते हैं खास रिपोर्ट।
9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे हो गए हैं और राज्य अपनी जो है रजत जयंती के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचे देहरादून और उन्होंने यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों से बात की है। क्या कुछ बात प्रधानमंत्री ने इन तमाम लोगों से की है और इनको क्या प्रेरणा मिली है प्रधानमंत्री से बात करके, आइए सीधा इन्हीं से पूछते हैं। बहुत अच्छा लगा माननीय प्रधानमंत्री जी से बात कर जिस पर सर उन्होंने हमारे समूह के बारे में पूछा गया और जिसमें हमने अपने कार्य के बारे में उन्हें बताया। मैं हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग करता हूँ, बिना मिट्टी की खेती, मिट्टी रहित खेती। तो मैंने सर को बताया कि कैसे हम यहाँ पे बिना मिट्टी की खेती करते हैं और कैश क्रॉप्स उगाते हैं ताकि जो वातावरण के प्रभाव से कोई भी नुकसान हो सकता है उसको बचाया जा सके। मैंने जो मोदी जी से बात की कि हमारे यहाँ जो आपदा आई थी तो आपदा के टाइम पे सेब का हार्वेस्टिंग हो रही थी, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत आई। लेकिन गवर्नमेंट ने जब समर्थन मूल्य घोषित किया उसके बाद खरीदारी हुई तो किसानों को बेनिफिट हुआ। हमने एक आईटी कंपनी की शुरुआत करी जो देहरादून में बहुत हाई एंड पेइंग जॉब्स क्रिएट करेगा और आने वाले टाइम में हजारों लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। जो लोग यहाँ से जॉब छोड़ के बाहर जा रहे हैं वो वापस देहरादून आएंगे। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बायरैक, ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हम स्टार्टअप्स की ग्रोथ को छोटे कमरे से बड़े जाने तक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो उत्तराखंड में हमें ये सब मिला है तो हम बस बहुत धन्य हैं कि हमको गवर्नमेंट एक्चुअली ग्राउंड पे ये सपोर्ट दे रही है। लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं गोवा में या बाहर जाते हैं आउटसाइड इंडिया, तो उत्तराखंड में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स की जा सकती है और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और हम सब के लिए हिंट है जो हम टूरिज्म में कुछ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ही सपना था क्योंकि उन्होंने ये सुझाव दिया था कि एस्ट्रो टूरिज्म उत्तराखंड में शुरू होना चाहिए, जिसमें हम लोगों को अच्छी जगहों पे ले जाते हैं जहाँ अंधेरा आसमान हो, जहाँ पर वो अंतरिक्ष को बड़े बड़े उसको देख सकते हैं, समूह और तारों को, और जो उसी को लेकर जो है हम इस पे कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इन्हें कई आइडियाज भी दिए जिनसे कहीं न कहीं जो ये लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, इनके व्यापार में तो तरक्की हो गई, साथ ही ये पूरे राज्य भर के लोगों के लिए भी एक मॉडल बनेंगे। सहयोगी भास्कर और कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान से बड़ी आर्थिक उपलब्धि हासिल हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 2 से 31 अक्टूबर तक चले इस स्वच्छता अभियान में कबाड़ बेचकर 800 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये राशि चंद्रयान 3 के बजट 615 करोड़ से भी अधिक है। इस अभियान में अब तक का सबसे अधिक 232 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया और 29 लाख से अधिक भौतिक फाइलें हटाई गई। ये पैमाने के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा अभियान रहा, जिसमें 11.58 लाख कार्यालय स्थल शामिल थे। 3 केंद्रीय मंत्रियों ने इस प्रयास का पर्यवेक्षण किया, जिसमें 84 मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया। 2021 में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू होने के बाद से अब तक का सरकार को कबाड़ की बिक्री से कुल 4100 करोड़ रुपए की आय हुई है। तो कबाड़ से कैसे कंचन बना जाता है, इसका उदाहरण पेश किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वोत्तर भारत की यात्रा से जुड़े अनुभव पर आधारित लिखे एक आर्टिकल को सोशल मीडिया पर रीपोस्ट करते हुए लिखा कि इस गहन लेख में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य पूर्वोत्तर की यात्रा के अपने अनुभव साझा करते हैं और इसकी सुंदरता और यहाँ के लोगों के अदम्य साहस का वर्णन करते हैं। उत्तर पूर्व को अष्ट लक्ष्मी बताते हुए मंत्री जी बताते हैं कि कैसे ये दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्राकृतिक प्रवेश द्वार बन रहा है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि पूर्वोत्तर केवल भारत की सीमा नहीं बल्कि अब इसका अग्रिम चेहरा है। और अब बात बिहार विधानसभा चुनावों की, जो अपने अंतिम दौर में चल रहा है। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। अब सभी की निगाहें 11 नवंबर की दूसरे चरण की वोटिंग पर टिकी हैं, जहां बिहार के मतदाता 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान कर जनप्रतिनिधियों का चयन करेंगे। वहीं चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 6 नवंबर को हुए पहले चरण में करीब
65.08% तक मतदान हुआ, जिसमें समस्तीपुर में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 71.74% मतदान किया गया। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। और आइए सीधे रुख करते हैं अंगोला का, जहां पर इस वक्त प्रेस स्टेटमेंट्स किए जा रहे हैं। Num espaço bastante curto, de 6 meses, o chefe de Estado angolano realizou uma visita de Estado à Índia e eis que hoje a senhora Presidente Draupadi Murmu igualmente realiza uma visita de Estado à República de Angola. Isto não acontece por mero acaso, acontece porque ambos os países, Angola e a Índia, reconhecem a importância das relações de amizade que mantemos desde o ano de 1979 e a necessidade do reforço das relações de cooperação entre os nossos dois países. Nós identificamos, quer naquela ocasião, em maio do corrente ano, quer agora com os instrumentos que acabamos de assinar, identificamos as áreas que são do interesse comum em serem desenvolvidas. E o que precisamos daqui para frente é colocar em funcionamento a Comissão Mista Bilateral e, a partir daí, tudo fazermos para colocar na prática os entendimentos a que chegamos até a presente data. Precisamos de fazer as coisas acontecerem. Ficamos muito tempo sem que tivesse havido visitas ao mais alto nível. Agora que estão a acontecer, precisamos que a outros níveis, a nível dos técnicos, a nível dos responsáveis dos ministérios, implementem os entendimentos que estão espelhados nos acordos e memorandos que assinamos, quer em Nova Delhi, quer aqui em Luanda. Angola está particularmente interessada em cooperar com a Índia no setor da saúde. A Índia é muito forte nesse setor da saúde, não apenas pela qualidade dos seus médicos, gostaríamos de ter muitos deles aqui no nosso país, nos hospitais, mas sobretudo na possibilidade dos nossos médicos e especialistas beneficiarem de formação, quer licenciaturas, quer pós-graduação nas universidades indianas.
Queremos We particularizar would like to single o out caso the da luta case contra o cancro, of the fight against cancer. uma das poucas One doenças of the que few diseases ainda somos obrigados a for which we are enviar para o still exterior obliged to send abroad a maioria the majority dos cidadãos angolanos que são Angolan acometidos por citizens esta who doença. befall that disease. Portanto, queríamos que So we would like os nossos that our especialistas experts obtivessem melhor formação have neste domínio lá na Índia, better training in this mas field também there in India, que- but also e porque ainda está na fase as embrionária, estamos ainda this a construir o novo hospital as de embryo stage, oncologia, we are still building que the nesta new fase embrionária oncology pudéssemos hospital. At começar this já embryo stage, a we could beneficiar start benefiting da cooperação from the com a Índia. cooperation from Que os India. especialistas indianos That Indian experts acompanhassem should o evoluir das follow obras, o tipo de the development equipamento que of the pensamos works and the type of equipment pensamos that we instalar, think to set up que enquanto while se está a dar we are formação ao nosso pessoal. also having our staff trained. Mas But de saúde com a Índia não é tudo. it's not all about health Nós with gostaríamos India. de ver We would os also like to investidores see Indian indianos, investors, tanto do setor privado, I mean private sector, montarem to fábricas de set up produção, quer de medicamentos, quer de vacinas, manufactories para consumo humano, for manufacturing aqui no both nosso for medicines and vaccines for human here in our Neste domínio, a country. Índia também é In muito this forte, field, India also is sobretudo em very strong, genéricos, mainly in abastecem generics. praticamente They a indústria supply farmacêutica virtually de todo o mundo. the pharmaceutical industry of all over the world. A Índia é forte ainda India nas is also tecnologias de strong informação in, e comunicação. Information and communication É technologies. forte na indústria India is do also aeroespacial. strong in the aerospace industry. Nós temos apenas um We satélite, only have one satélite de satellite, comunicações. which is a telecommunication É satellite. verdade que encomendamos It's um true that segundo we have satélite commissioned de a second observação satellite, which is e Earth observation gostaríamos satellite. que But também we neste would domínio also like pudéssemos andar lado a to lado go com hand in hand with a India Índia que tem, in this field, portanto, as they a have ciência neste domínio science in this muito avançada. field quite well developed. Outro setor é o da Another defesa, sector is the defense sector, onde a Índia também where deu India also has saltos bastante significativos taken a very important leapfrog no desenvolvimento in the de sistemas development de of defesa bastante avançados, very advanced defense systems, drones e outros, drones and na others aviação. in aviation. Portanto, gostaríamos So também we also de would trabalhar like com a to Índia work with nesta área India in do this setor da field defesa e of segurança, defense and security sector, não apenas not only a importar by o que eles importing fabricam, what is manufactured mas in India, but dentro do also possível também within ver the reach we se could also conseguimos see trazer if algumas we dessas could bring dessas fábricas some of indianas those Indian aqui para o factories nosso here território in para ver our territory transferência de in order to conhecimento have e, know-how transfer portanto, Angola and também Angola ser also to produtora become de a armamento producer of da última geração. state-of-art Portanto, weapons. senhora Presidente So, Madam President Draponi Murmu, mais uma vez once seja again, muito you're bem-vinda a Angola. mostly welcome to Angola. Nós We damos uma grande importância ao facto de ter attach feito coincidir great essa sua importance to visita the de fact Estado that you have made com a sua participação coincide your state visit with the participation in the celebration of the 50th anniversary da nossa of independência our nacional. national independence. É algo que This is vai ficar something registrado that will nos be anais da história, remarked a in história das the relações entre os annals nossos of dois the países, history Angola of the relations e a between our two countries, Angola and obrigado, India. Thank you very much, Madam President. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado, Sr. Presidente. Thank you very much, Mr. A vez agora President. da Now Senhora we Presidente give the floor Draupadi to Murmu. Her Excellency, Madam President Draupadi Murmu. महामहिम अंगोला गणराज्य के राष्ट्रपति देवी और Sua स्वजनों Excelência, नमस्कार। Presidente da República de Angola, senhoras e senhores. मुझे
मुझे लुआंडा आकर बहुत खुशी हो रही है। एक भारतीय राष्ट्रपति का अंगोला का पहला राजकीय दौरा। मैं महामहिम राष्ट्रपति लॉरेंसो का उनके सौहार्दपूर्ण आमंत्रण के लिए धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के उत्सव में भाग लेने और स्टेट विजिट पर आने का अवसर दिया। मैं अंगोला की सरकार और जनता का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे और मेरी प्रतिनिधिमंडल का आत्मीय स्वागत किया। मेरी टीम में हमारे राज्य मंत्री श्री बी समन्ना तथा हमारे संसद के 2 माननीय सदस्यों श्री पी बसवा और श्रीमती टी के अरुणा शामिल हैं। आपकी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के लिए मैं भारत के 140 करोड़ नागरिकों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और स्नेहपूर्ण अभिवादन लाई हूँ। भारत ने एंटी कॉलोनियल प्रयासों के तहत अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंगोला के पुनर्निर्माण और विकास में निकट सहयोग किया। हम अंगोला की प्रगति और यहाँ के लोगों की समृद्धि के लिए किए गए डेवलपमेंट एफर्ट्स की प्रशंसा करते हैं। हम अंगोला की अफ्रीकन यूनियन की वर्तमान अध्यक्षता के रूप में नेतृत्व के लिए भी उन्हें बधाई देते हैं। ये वर्ष भारत अंगोला संबंधों के एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्ष o 40º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre si. Em maio deste ano, tivemos a honra स्टेट विजिट पर स्वागत करने का सम्मान प्राप्त हुआ। उनके विजिट में हमें हमारे घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों की सभी पहलुओं की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया। डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए क्रेडिट लाइन के अलावा कृषि, ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद तथा सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम के क्षेत्र में 3 MOUs पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत और अंगोला की साझेदारी आपसी विश्वास, परस्पर सम्मान और हमारे लोगों के समृद्धि भविष्य की साझा दृष्टि पर आधारित है। हम द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने और क्षेत्रीय व वैश्विक मामले में विचारों के आदान प्रदान के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति लॉरेंसो के साथ मेरी विस्तृत वार्ता के दौरान हमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करने और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे आर्थिक साझेदारी एक जीवंत एनर्जी पार्टनरशिप पर आधारित है। हमने नए क्षेत्रों में व्यापार और निवेश संबंधों को और विविध बनाने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें टेक्नोलॉजी, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपल टू पीपल टाइज शामिल है। राष्ट्रपति जी और मैं इस बात पर सहमत हुए कि हम विभिन्न द्विपक्षीय क्षेत्र में तथा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के व्यापक संदर्भ में अपने सहयोग को गहन बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। हमने फिशरीज, एक्वाकल्चर और मेराइन रिसोर्सेस तथा कॉन्सुलर मामले में सहयोग के लिए 2 MOUs भी संपन्न किए तथा एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया। अंगोला ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। हम अंगोला का IBCA और CVA में स्वागत करते हैं। कल दोपहर मुझे अंगोला की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट से मिलने का अवसर मिलेगा और मैं अंगोला की संसद के माननीय सदस्यों को संबंधित करूंगी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत अंगोला के साथ संसदीय सहयोग को बढ़ाने की आशा करता है। मैं भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ मिलने के लिए भी उत्सुक हूँ। हम लोगों के सामने अंगोला के माननीय राष्ट्रपति बहुत सारे मुद्दे सामने रखे।
सभी क्षेत्रों में हम लोगों का बातचीत पूर्व हो चुका है। इस दिशा में दोनों पक्ष हम साझेदारी में काम करने के लिए हम इच्छुक हैं। मुझे लगता है दोनों पक्ष विचार विमर्श करके ये मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और दोनों देशों के विकास को मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे। एक बार फिर मैं राष्ट्रपति लोरेंसो को उनके आतिथ्य और स्वागत के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे ये यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों तथा मित्रता को और अधिक मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद। Muito obrigado aos dois chefes de Estado pela sua disponibilidade. Concluímos assim esta parte do programa. Muito obrigado mais uma vez. देख रहे थे इस वक्त अंगोला से, जहां पर भारत और अंगोला के राष्ट्राध्यक्षों की प्रेस ब्रीफिंग की सी तस्वीरें यहां पर आ रही थी, जिसमें राष्ट्रपति लोरेंको ने कहा कि भारत के साथ सहयोग को लेकर अंगोला बेहद सकारात्मक है। अंगोला में भारतीय निवेशकों का स्वागत है और रक्षा क्षेत्र का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस मौके पर कहा कि अंगोला के स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने बधाई दी अंगोला को, और साथ ही भारत और अंगोला के बीच मरीन और फिशरीज सेक्टर में 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनका उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और अंगोला के लिए 2025 ये बेहद अहम है। साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि मछली पालन और समुद्री क्षेत्र में 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, और साथ ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में जुड़ने के लिए भी अंगोला को भारत ने बधाई दी है। तो अगर आपको बता दें कि इस समय अंगोला की ऐतिहासिक यात्रा पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और इस प्रेस ब्रीफिंग से पहले दोनं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और राजधानी लुआंडा में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको भी उपस्थित रहे। तो अंगोला की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेहद ऐतिहासिक है। भारत और अंगोला के संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं के द्वार खोलते हुए यकीनन भारत और अंगोला के लिए 2025 ये साल बेहद महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात करें तो पश्चिम बंगाल में SIR का लगातार असर देखने को मिला है, जहां एक ओर बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर मुर्शिदाबाद में भारी मात्रा में बम और हथियार बरामद किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान जिले के बेलडांगा से बड़ी संख्या में बम और हथियार बरामद किए गए हैं। रविवार को बेलडांगा के जमालपुर इलाके में पुलिस ने एक व्यक्ति के घर से 4 वन शॉट पिस्टल, 1 मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। बेलडांगा के SDPO उत्तम गाराई ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान काजल शेख के रूप में हुई है, जो सूजापुर कुमारपुर ग्राम पंचायत के जमालपुर इलाके का निवासी है। इससे पहले शनिवार को कपास डांगा से 131 बम और मिर्जापुर क्षेत्र से 80 बम बरामद किए गए थे। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि NIA पहले से ही बेलडांगा में हुए एक भीषण विस्फोट की जांच कर रही है। पिछले 4 दिनों में इस जिले से अब तक 700 से अधिक बम बरामद किए जा चुके हैं। नौ राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की प्रक्रिया जारी है। इस बीच भारत सरकार और चुनाव आयोग की पश्चिम बंगाल को लेकर जो चिंताएं थीं, वह अब सच साबित हो रही हैं। SIR शुरू होने के 7 दिनों के भीतर ही पश्चिम बंगाल के जिलों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के राज्य छोड़ने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रविवार को न्यू टाउन के इको पार्क के गेट नंबर 6 पर ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है।
खुद तृणमूल के उत्तर 24 परगना जिला परिषद सदस्य मोहम्मद आफ्ताबुद्दीन बताते हैं कि एसआईआर शुरू होने से पहले यहां कई बांग्लादेशी रहते थे। अब सभी झुग्गियों में ताला बंद है। जब झुग्गी निवासियों के बारे में पूछा गया कि वे कहां गए तो क्षेत्र के स्थानीय टीएमसी नेता ने बताया कि कुछ लोग बांग्लादेश चले गए हैं। ये सिर्फ एकमात्र न्यू टाउन की बात नहीं है। एसआईआर शुरू होने के बाद से बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर के ताराली हाकिमपुर सीमा क्षेत्र से 97 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी बांग्लादेशी सतखीरा, बागेरहाट, नराइल, जशोर के निवासी हैं। 1 नवंबर को बीएसएफ ने नदिया के तेहट्टा से सेलिना खातून नाम की एक महिला को पकड़ा। इसी तरह भारतीय जवानों की तत्परता के कारण बुधवार को सिलीगुड़ी के बैंगडूबी मिलिट्री स्टेशन में सुरक्षा कारणों से तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के पास से बांग्लादेशी नागरिक पहचान पत्र के साथ साथ भारत का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड भी मिला, जिसके संबंध में सेना के ईस्टर्न कमान मुख्यालय विजय दुर्ग ने बताया कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक भारतीय पहचान पत्र बनवाकर इस देश में रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर ममता बनर्जी के रुख को लेकर भाजपा हमलावर है। केंद्रीय मंत्री सुकान मंजुमदार ने एसआईआर राजनीति करने पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी को कोई परेशानी है तो उन्हें चुनाव आयोग या अदालत का रुख करना चाहिए। Chief Minister is doing the petty politics, that I can say. TMC is trying to create a narrative to stop the SIR. The thing is that SIR is done by Election Commission of India. If you have any objection, you should proceed to the Election Commission of India and you can go to the court. Our demand is special provision because Bengal is a special state. During the partition, it has been bifurcated into two parts. So special provision should be there for the refugees because they have applied for the CAA. पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर फिर सवाल उठने लगे हैं। तारकेश्वर में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की रिपोर्ट न लिखे जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। भाजपा ने इसको लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और पुलिस पीड़ित को न्याय दिलाने की जगह अपराध को छिपाने और अपराधियों को बचाने में जुटी हुई है। तो तारकेश्वर में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला यहां सामने आया है। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकी गतिविधियों को लेकर सतर्कता के बीच एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अडालज टोल प्लाजा के पास से डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद पुत्र अब्दुल खादर जिलानी, मोहम्मद सुहेल पुत्र मोहम्मद सुलेमान, आजाद पुत्र सुलेमान सैफी को गिरफ्तार किया गया है। तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। ये देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहे थे। गुजरात एटीएस की टीम टेक्निकल सर्विलांस और ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से ये कामयाबी मिली है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये आतंकी देश में किन जगहों पर हमले की साजिश रच रहे थे। उनके पास से 2 ग्लॉक पिस्तौल, 1 बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया गया है। गुजरात एटीएस का कहना है कि आतंकियों की फंडिंग और हथियारों की डिलीवरी को लेकर आगे छानबीन की जा रही है। इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है, वो हनुमानगढ़ राजस्थान जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहाँ से ये डिलीवरी ली है और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो इस जगह के जो फोटो वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। इस तरीके से गुजरात एटीएस की कंप्लीट जो टीम है उसने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट के आधार पे एक अच्छा मॉड्यूल पकड़ा है, जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। आगे इन्होंने जो डिलीवरी ली उसका सोर्स, ये जो पॉइजन बना रहा है उसका यूज, ये जो फंडिंग कलेक्ट कर रहा है उसके बारे में वो डिटेल इंट्रोगेशंस के बाद में हम आपको बता पाएंगे।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपने कर्नाटक दौरे के दौरान मैसूर स्थित जेएसएस अकादमी के 16वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तारीफ की और कहा कि इस नीति के तहत छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता मिली है। उन्होंने कहा कि अब छात्र विज्ञान के साथ साथ इतिहास और तकनीकी जैसे अन्य विषयों का अध्ययन भी कर सकते हैं और डबल डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। After the introduction of new national education policy by the Prime Minister Sriman Narendra Modi ji, that you got options. While studying science, you can study history also. While doing technical, you can do the other subjects also. Now you are not getting limited to yourself. It is your choice. How much hard work you want to put, you can get double degree also together. Nobody can restrict you other than you. That is the greatest advantage of this new national education policy. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में छात्रों से कहा कि जो लोग अपने जीवन में अधिक असफलताओं का सामना करते हैं वे अधिक मजबूत बनते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद का उल्लेख किया और लक्ष्य हासिल न हो जाने तक निरंतर मेहनत करते रहने की सीख दी। Those who get defeated more times, those who have met more failures in their life, they are becoming stronger and stronger and they achieve unthinkable. For that, what you need is you never stop your hard work. You never stop your movement towards your target. That is what Vivekananda ji has said. Swami Vivekananda said, arise, awake and stop not till the goal is reached. Goals should be reached at your speed. Then you will never get the Gaya. You will never lose your heart. कर्नाटक की राजधानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। बेंगलुरु में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत अपनी ओर से शांति भंग नहीं करता, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करने की कोशिश करता है तो वह कभी सफल नहीं होगा और उसे खुद ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भागवत बेंगलुरु में संघ यात्रा के 100 वर्ष नए क्षितिज विषय पर आयोजित 2 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला को संबोधित कर रहे थे। We don't breach from our side the peace. But if Pakistan wants to breach that peace, it will never be successful. And the more it tries, more itself it will be harmed. If we make ourselves in that way, for example, Pakistan invaded in 1971 and lost a complete army of 90,000 to Bharat. If that happens repeatedly, then one day Pakistan will learn a lesson. It is better to cooperate than to compete or than to fight. भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंच चुके हैं। भगवान बुद्ध के अवशेषों का स्वागत भूटान की सरकार और जनता द्वारा बहुत ही गर्मजोशी और भव्य तरीके से किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की। भारत ने वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के लिए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भूटान भेजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के श्रद्धापूर्वक स्वागत के लिए भूटान की जनता और नेतृत्व का हार्दिक आभार। ये अवशेष शांति, करुणा और सद्भाव के शाश्वत संदेश के प्रतीक हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमारे दोनों देशों की साझा आध्यात्मिक विरासत के बीच एक पवित्र कड़ी है।
93वें वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में गुवाहाटी के लाचित घाट पर भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। इस दौरान वायुसेना के जाबाज पायलटों ने आसमान में रोमांचक करतब दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में वायुसेना के विभिन्न विमानों ने अपनी अद्भुत उड़ान क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, छात्र और वायुसेना के पूर्व सैनिक मौजूद रहे। दर्शकों ने देश की वायु शक्ति और पायलटों की कुशलता को देख जमकर तालियां बजाईं। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 के समापन समारोह को संबोधित किया। नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुए इस सम्मेलन में देश के तमाम राज्यों से आए शहरी विकास मंत्रियों और विशेषज्ञों ने कई विषयों पर मंथन किया। नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 का दूसरा दिन आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू पहुंचे। IIRS संकल्प ऐप और आवास पर लोक नीति केंद्र का शुभारंभ किया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शहरी बाईपास नीति की प्रस्तुति दी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और उत्तर प्रदेश उस्मानिया विश्वविद्यालय IIPA AIILSG के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि हिमालयी राज्यों में स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने के लिए अलग से योजनाएं शुरू की जा रही हैं। साथ ही शहरों में ट्रांजिट कॉरिडोर बनने पर भी काम किया जा रहा है। हम 1000 करोड़ का हिल एंड हिमालय सिटी फोकस फंड बना रहे हैं, जिसका लाभ पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के अलावा लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश को मिलेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का दृष्टिकोण ऐसा है कि जहां प्रत्येक शहरी नागरिक, चाहे वह स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे कचरा प्रबंधक हो, चाहे निर्माण श्रमिक या गीग वर्कर हो, सभी विकास के गरिमापूर्ण भागीदार बने। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष महेंद्र देव ने कहा कि निजी क्षेत्र का सहयोग और नई तकनीक का उपयोग विकसित भारत के आधुनिक शहरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। Cities must become easier to live in, do business and govern. So here private investment plays an important role in the growth story of urban areas. As you mentioned, the banks also play an important role in this. So we have to plan how to attract private investment, foreign as well as domestic. Of course, PPP model is one thing, but innovations and technology play an important role for the growth. सतत शहरी विकास और शासन विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव राज्यों के बीच अनुभवों के आदान प्रदान और शहरी विकास की नीति निर्माण प्रक्रिया को और सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर रहा। चंद्रशेखर, DD न्यूज। इंडिया के पुशअप मैन रोहताश चौधरी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 1 घंटे में 27 किलो वजन के साथ सर्वाधिक पुशअप्स मारने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रोहताश चौधरी ने 1 घंटे में रिकॉर्ड 847 पुशअप्स मारे। रोहताश ये रिकॉर्ड ऑपरेशन सिंदूर और महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को उन्होंने इसे समर्पित किया। रोहताश चौधरी की सफलता पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अपनी शुभकामनाएं दी। रोहताश चौधरी ने 1 घंटे में 27 kg वेट के साथ 847 पुशअप लगा के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम स्थानांतरित करा है। मैं रोहताश चौधरी को अभिनंदन देता हूँ। रोहताश चौधरी देश के फिट इंडिया के प्रतीक है। रोहताश चौधरी भारत के फिट इंडिया के एम्बेसडर है। रोहताश चौधरी हमारे इंडिया के पुशअप मैन है, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड करके देश का गौरव बढ़ाया है। अपने स्वयं की
ये विशेष सिद्धि है। उससे प्रेरणा लेके हमारे देश के लाखों युवाओं प्रेरित होके अपने स्वयं की फिटनेस के प्रति अवेयर होंगे। और रोहताश चौधरी की इस उपलब्धि पर डीडी न्यूज संवाददाता मोहित शुक्ला ने की उनसे खास बातचीत। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आपको छोड़े जाते हैं इस खास बातचीत के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुशअप मैन रोहतास जी हैं। रोहतास जी, आज तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और एक ऐसा रिकॉर्ड जिसके लिए लोग सपने देखते हैं, लेकिन आपने तो तोड़ के दिखा दिया। पहले पाकिस्तान को धूल चटाई, फिर ये सीरिया के नाम था, लेकिन आज एक इंडियन मैन के नाम ये रिकॉर्ड है। मैंने बताऊंगा कि स्पेन का भी रिकॉर्ड तोड़ा है मैंने, और इंग्लैंड का भी रिकॉर्ड तोड़ा, और कनाडा का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है जी। और ये रिकॉर्ड जो है 27 केजी 200 ग्राम के साथ में सीरिया का रिकॉर्ड था। 1 घंटे में 820 पुशअप करने का रिकॉर्ड था। मैंने 27 केजी 400 ग्राम वेट कुछ लिया, और ये 847 पुशअप कर ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। जीवन में टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, और एक शाकाहारी जीवन के साथ ये बदलाव कैसे हुआ? मैं सबसे पहले प्रभु का, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा एक्सीडेंट किया, मेरी बैक प्रॉब्लम हुई, शायद वो ही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। हमेशा अपनी कमजोरी को अपना ताकत बनाओ। कभी भी जीवन में कितनी परेशानी आए, युवाओं को कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए, और एक संकल्प लेना चाहिए, उस संकल्प को पूरा करना चाहिए। रामदेव गुरुजी का एक ही कहना है कि हमेशा जीवन में बड़ा लक्ष्य देखो, एक बेर ये आपको अमूल्य जीवन मिला है, इसको व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो बस हमेशा मेरा कहना यही है कि जीवन में हमेशा वर्ल्ड लेवल का गोल देखना चाहिए, उसके पे काम करना चाहिए, उसको अचीव करना चाहिए, और उसको भूल जाना चाहिए। अगर आप उसको अपने माइंड में रखोगे तो नेक्स्ट आप बड़ा कदम नहीं कर पाओगे। ऑपरेशन सिंदूर को ये समर्पित है, भारतीय सेना को समर्पित है, और महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को ये समर्पित है। जी बिल्कुल, ये महिला जो हमारी महिला शक्ति है, तो उस शक्ति को भी तो पूरी दुनिया ने देखा है ना, भारतीय महिला शक्ति कितनी शक्ति है। हमारे देश में तो महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, और वास्तव में मैं कहना चाहूँगा, बिटियाँ हमेशा हर क्षेत्र में टॉप करती हैं, खेल ही नहीं हो हर चीज़ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश की बिटियाओं को स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहिए। तो साफ तौर पर आप रोहतास चौधरी को सुन रहे हैं, जो ये लगातार कह रहे हैं कि नारी ही नारायणी है, और जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं ये भारतीय सेना को समर्पित है, हमारे देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को समर्पित है। दिल्ली से कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज।